फिलअप किया जाए और उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, सबसे बड़ी बात यह थी। तो इसी गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे एक नई पॉलिटिकल पार्टी हम देख रहे हैं कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है उसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी की स्थापना है एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया है। इन दोनों ने इस पार्टी की स्थापना की है। और ये कि ये पार्टी की स्थापना हुई क्यों, जो पहले से कांग्रेस के अंदर पूरी लीडरशिप काम कर रही थी, तो नई स्वराज पार्टी बनाने की क्या जरूरत आप पड़ी। तो यदि आपको याद हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिंपल से हमने ये बात की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। अब कांग्रेस के अंदर उस समय दो ग्रुप शेयर हो रहे थे कि एक ग्रुप चाहता था कि जो नए इलेक्शंस होने वाले हैं उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए, और दूसरा ग्रुप चाहता था कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना किया जाए। तो वो ग्रुप जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसी नई पार्टी को स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। तो इस स्वराज पार्टी के अंडर कांग्रेस के जो एक ग्रुप जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता था उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बट द यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस फास्ट फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। साथ ही कांग्रेस में इस समय दूसरी एक दिक्कत भी आई थी। कांग्रेस की जो न्यू यंग लीडरशिप थी, ये नई यंग लीडरशिप चाहती थी कि और ज्यादा पूरे तरीके से, यानी कि और ज्यादा जोर जबरदस्ती के साथ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया जाए, और उस आंदोलन में पार्टिसिपेशन के साथ सिंपल सा बेस ये कहा जा रहा था कि अब हमें केवल स्वराज की जरूरत नहीं है, कि जैसा कि गांधी जी ने बोला था कि विद इन टू कि हमें 10 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। लेकिन जो न्यू लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की, वो ये लोग चाहते थे कि स्वराज नहीं, अब स्वराज से आगे की बात की जाए, यानी कि वो और ज्यादा रेडिकल स्टेप्स की बात कर रहे थे, और ज्यादा रेडिकल मास एजिटेशन की बात कर रहे थे। और आगे का स्टेप ये था कि दीज पीपल डिमांडेड फॉर द फुल इंडिपेंडेंस। अब ये लोग जो यंग जनरेशन थी वो पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड कर रही थी। यदि आपको सिंपल सा बेस दोनों में डिफरेंसेस पता हो तो 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ है उसका जो टारगेट है वो स्वराज की प्राप्ति करना है। उसमें कहीं भी नहीं बोला गया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से चले जाना है। उसमें हम ब्रिटिशर से केवल कुछ ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स की मांग कर रहे थे, तो इंडिया से रिलेटेड जो डिसीजन है उन डिसीजन में इंडियंस की भी भागीदारी हो, इस प्रकार के स्वराज की डिमांड गांधी जी कर रहे थे। यहाँ पे किसी प्रकार की इंडिपेंडेंस की मांग उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो यंग जनरेशन पहली बार डिसाइड कर रही थी, पहली बार ये डिमांड कर रही थी कि किसी भी प्रकार से हमारे पास एक नई प्रकार की एक न्यू सिस्टम में एक नए बेस में हमारे पास इस नए बेस में हमारे पास की फुल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये जो नया बेस है। और इन दोनों की जो यंग जनरेशन के लिए एमसीक्यू में है तो दो फेमस लीडर्स है आपके पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों की लगातार डिमांड थी। द न्यू टोरी गवर्नमेंट, अब यहाँ पे टोरी गवर्नमेंट का नाम है। टोरी गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? टोरी गवर्नमेंट यहाँ पे उस समय ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है, यहाँ पे उनका नाम टोरी था, सरनेम। तो द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए सिचुएटरी कमिश्नर अंडर सर जॉन साइमन। तो उन्होंने एक संवैधानिक एक कमीशन बनाया, जॉन साइमन जिसके अध्यक्ष थे। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे, इनकी कुछ डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को लुक आफ्टर करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। लेकिन इस सारे कमीशन का और इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो किस प्रकार से फंक्शन करेगा, उसमें क्या क्या चेंजमेंट किए जाने चाहिए, ये इसको सजेस्ट करना था। लेकिन इस कमीशन का पूरे देश में बहुत बुरी तरीके से विरोध हुआ। सिंपल सा रीजन था कि इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन मेंबर्स थे, और इंडियंस के द्वारा इसका विरोध किया गया और उसके लिए नारा दिया गया पूरे भारत में, गो बैक साइमन। द प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध होने का सिंपल सा बेसिक सा एक ही रीजन था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे यदि आप देखोगे कि इस कमीशन का विरोध हुआ पूरे भारत में, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इंडियन नहीं था। जबकि ये कमीशन बनाया किसके लिए गया था कि सिंपल से देखो कि इस कमीशन को लुक आफ्टर करना था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के संविधान को ही आपको देखना है, और उसमें किसी भारतीय को आप शामिल नहीं करोगे तो भारतीय चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। तो इसलिए भारतीयों के द्वारा इस कमीशन का विरोध किया गया। When the Simon Commission arrived in India, एक एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा तो कब पहुंचा? 1928 में। सबसे पहले 1928 में भारत पहुंचा था, मुंबई में ये पहुंचा था सबसे पहले।
और इसका पूरे भारत में स्वागत किया गया विद द स्लोगन गो बैक साइमन, साइमन तुम वापस जाओ। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, इसके विरोध में भाग लिया। इन एन एफर्ट टू विन ओवर देम ओवर, द वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929। अब जब साइमन कमीशन में पूरा देश साइमन कमीशन का विरोध कर रहा है, तो उस समय लोगों को थोड़ा भटकाने के लिए उस समय के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर रखा गया, एक ऐसी इंडियंस को एक ऑफर दिया गया लालच के रूप में कि इंडियंस विल बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। और ये डोमिनियन स्टेटस कब दिया जाएगा इसके बारे में कोई फिक्स डेट उन्होंने नहीं बताई। एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और भविष्य के लिए जो देश का संविधान होगा उस संविधान की तैयारी के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। लेकिन इसकी डेट क्या होगी, ये कॉन्फ्रेंस कब बुलाई जाएगी, ये डोमिनियन स्टेटस इंडिया को कब दिया जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। अब आप देखिए कि अक्टूबर 1929 में वॉइसरॉय इंडियंस को बोले कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की रहेगी, लेकिन वहाँ पे कुछ राइट्स इंडियंस को दे दी जाएंगे, साथ में जो स्टेट्स में जो मोनोपोली है वो ब्रिटिशर्स की कुछ कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रीडम की बात नहीं हो रही है। तो अक्टूबर 1929 में वॉइसरॉय ने डोमिनियन स्टेटस की का लालच दिया इंडियंस को। उसी समय हम देखेंगे दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू फुल इंडिपेंडेंस की मांग को दोहरा देते हैं। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। यहाँ कहा वाइसरॉय साहब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। यहाँ 2 महीने बाद जो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड को कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसी समय डिक्लेयर किया जाता है, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। When people were to take a pledge to struggle for complete independence, जहाँ पर लोग ये प्लेज लेंगे, ये प्रतिज्ञा लेंगे कि जब तक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है वो अपने संघर्षों को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तो इसलिए जो 26 जनवरी की डेट थी, इस डेट की हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसी को कंटिन्यू रखने के लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को इनेक्ट किया है। अदरवाइज वो बन के कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, और हमने लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को, ताकि इस 26 जनवरी की हिस्टोरिकल डेट को हमारे संविधान में हमारी लाइफ में बना के रखी जाए। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। गांधी जी का दूसरा मूवमेंट है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, साथ में सॉल्ट मार्च नामक सत्याग्रह। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट, ये सवाल कई बार 3 मार्क में आता है कि सॉल्ट मार्च के लिए गांधी जी को सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल क्यों लगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी को जैसे 1920s वाले इलेक्शन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो उन्हें लग रहा था कि जो अब खिलाफत का इश्यू, उस खिलाफत के इश्यू से हिंदू और मुस्लिम दोनों को यूनाइट कर सकते हैं। उसी प्रकार से गांधी जी को लग रहा था कि नमक एक ऐसा इश्यू है जिसको लेकर पूरे देश को एक किया जा सकता है। इसलिए ऑन 31 जनवरी 1930 पूरे देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना लिया था लोगों ने। तो उसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा, और इन इस लेटर ही डिमांडेड फॉर 11 डिमांड्स, और इस लेटर में उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स प्रस्तुत की। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। इन 11 डिमांड्स में कुछ ऐसी थी जिनका ताल्लुका सभी लोगों से था। अदर्स फॉर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेज। इनमें से कुछ डिमांड ऐसी भी थी जो कि कुछ स्पेसिफिक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ डिमांड रखी उन्होंने, फार्मर्स के लिए कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, की कारोबारियों से लेकर व्यापारियों तक, साथ ही किसानों से लेकर कामगारों तक, सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिमांड उन्होंने अपनी इन 11 डिमांड्स में उन्होंने इंक्लूड किया। The idea was to make the demands wide ranging so that all class within the Indian society could identify with them। और इन 11 डिमांड्स को उन्होंने इतना अलग अलग सोसाइटी से कनेक्ट करने की कोशिश इसलिए की ताकि सोसाइटी के हर पार्ट के लोग उनके इस मूवमेंट को सपोर्ट दे सकें, ताकि सभी लोगों को इजीली वो अपने साथ जोड़ सकें। एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन, क्योंकि वो चाहते थे कि अब जो एक यूनाइटेड कैंपेन चलाया जाए उसमें सभी लोगों की भागीदारी शुड बी देयर। The most stirring of all was the demand of abolish the salt tax।
और इनमें जो सबसे खतरनाक डिमांड थी जिसकी गांधी ने डिमांड जो जो गांधी जी ने रखी थी वो थी सॉल्ट टैक्स को अब्लॉइज किया जाए, नमक कर को हटाया जाए। अब इसका सिंपल सा रीजन ये था कि सोल्ट वाज समथिंग दैट कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक, कि नमक एक ऐसी कमोडिटी है जो कि गरीब और अमीर दोनों लोग समान रूप से यूज करते हैं। किस तो गांधी चाहते थे कि नमक को एक ऐसे सिंबल के रूप में यूज किया जाए जिससे कि देश के सारे सिटीजन्स इफेक्टिव तरीके से इससे जुड़ पाए। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ द फूड, साथ ही चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सभी के लिए अपने खाने का एक इसेंशियल आइटम भी है। The tax on salt and the government monopoly over its production, महात्मा गांधी declared relevant the most oppressive phase of British rule। और नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा था और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी इसके प्रोडक्शन के ऊपर, इसको गांधी जी ने कहा कि ये इस ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का सबसे ऑपरेसिव फेस है। महात्मा गांधी लेटर वाज इन ए व्यू एंड अल्टीमेटम, तो महात्मा गांधी ने वॉइस ऑफ इरविन को जो लेटर लिखा था वो एक तरह से अल्टीमेटम था। इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, इसे लेटर में गांधी ने लिखा था कि यदि मेरी सारी डिमांड्स को 11 मार्च तक नहीं माना गया, द लेटर स्टेटेड दैट द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, यदि 11 मार्च तक मेरी सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से कैंपेन को लॉन्च कर दूंगा। लेटर में सिंपल सी लैंग्वेज गांधी जी ने लिख डाली थी। तो गांधी जी एक साइड से धमका भी रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, दूसरी टाइप से आप देखो गांधी जी यहाँ पे मनी को भी परचेज कर रहे हैं कि धीरे धीरे अचानक से उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत नहीं कर दी कि 26 जनवरी को चलो इंडिपेंडेंस डे हुआ और मैं जाके एक मूवमेंट की शुरुआत कर रहा हूँ। 30 जनवरी को उन्होंने जाके एक सिंपल सा लेटर लिखा, उसमें भी उन्होंने टाइम दिया कि फरवरी का भी पूरा टाइम है, मार्च का भी टाइम दे रहा हूँ, सोच लेना समझ लेना, और उसके बाद एक मूवमेंट की शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पे आप गांधी जी की प्लानिंग देख रहे हो ना कि ये पूरा महीने में आपने देखा होगा कि उन्होंने इस पूरे महीने में पूरे देश में दौरा किया होगा, इन डिमांड्स को लोगों को समझाया होगा ताकि लोग इजीली उनके साथ जुड़ सकें। तो ये गांधी जी पूरे प्लानिंग के साथ एक मूवमेंट की शुरुआत करते थे। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, इरविन को तो कोई मतलब नहीं था इन डिमांड से वाइसरॉय साहब को। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 48 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो इसलिए जब वाइसरॉय इरविन ने डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो गांधी जी ने अपने 78 जो वॉलंटियर्स अनुयायी हैं उनके साथ एक सॉल्ट मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। द मार्च वाज ओवर 240 मील्स, 240 मील तक सत्याग्रह चला, जहां पर गांधी जी के जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है वहां से इसकी शुरुआत होती है और गुजरात का जो कोस्टल टाउन है दांडी, वहां तक इस मूवमेंट को चलाया जाता है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, 6 अप्रैल को गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चर सोल्ड बाय बॉइलिंग सी वाटर, और वहां पे वो समुद्र के पानी को गर्म करके नमक बनाते हैं और एक तरीके से वो एक नमक कानून को तोड़ देते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यदि मीनिंग को समझो तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आप 8th क्लास में लॉ पढ़ के आए हो, दो टाइप के लॉ होते हैं आपके, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे सिविल लॉ को तोड़ने की बात की गई है, जितने भी सिविल लॉज हैं उन सबको डिसओबे किया जाएगा, जितने भी सिविल लॉज हैं उनको अब ओबीडियंट नहीं किया जाएगा बल्कि उनका डिसओबे होगा, तो सिविल डिसओबीडियंस। तो जो सॉल्ट लॉ है वो एक तरह से सिविल लॉ है। तो और उस सॉल्ट लॉ के अंडर ये बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र के चाहे आसपास रहता हो कहीं भी रहता हो वो नमक को बना नहीं सकता, उसे ब्रिटिश एजेंसी से ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए नमक को ही परचेज करना होगा, उसे ये फोर्स किया जाता था। तो एक तरीके से इस प्रकार से गांधी जी ने नमक को बॉईल कर, समुद्र के पानी को बॉईल कर नमक बनाया और नमक बनाकर सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी है। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच दांडी एंड सेरेमनी वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर वो समुद्र के पानी को गर्म करके नमक को बनाते हैं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इससे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial laws। अब यहाँ पे जैसा कि 1921-22 में हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला है कि लोग अब केवल ब्रिटिशर्स से नॉन कोऑपरेट ही नहीं करेंगे बल्कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए लॉज को भी ब्रेक करेंगे। दे ऑल्सो ब्रेक द कॉलोनियल लॉज, वो ब्रिटिश शासन के द्वारा, कॉलोनियल का मतलब तो औपनिवेशिक शासकों के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी तोड़ेंगे।
थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सोल्ट लॉ। देश के अलग अलग भागों में हजारों जगह पर सोल्ट लॉ को तोड़ा गया। लोगों ने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया एंड डिमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और सरकारी जो नमक फैक्ट्री थी उन सब के आगे लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। एज द मोमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड। दोबारा से वही जो 1921-22 में था, अब यहाँ पे कानून तोड़ने के साथ साथ नॉन कॉपरेशन भी शुरू हो गया है। जैसे ही मूवमेंट आगे फैला, लोगों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया। लीकर शॉप्स एंड वर पिकेटेड। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। किसानों ने अपने रेवेन्यू को पे करने से इनकार कर दिया। चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया। विलेज ऑफिसर्स रिजाइंड। विलेज में जो सरकारी का आदमी थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉज। और कई जगह पे फॉरेस्ट पीपल जो आदिवासी लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने वन से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन थे उनको तोड़ने का काम किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सभी जगह पे इस प्रकार से कानूनों को भी तोड़ा गया और ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेशन भी किया गया। ड्यू टू इंक्रीज इन कॉलोनियल गवर्नमेंट सप्रेशन, महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। अब 5 मार्च 1931 को वायसरॉय साहब के साथ गांधी जी एक पैक्ट साइन करते हैं, एक तरह से संधि साइन करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि वहां पे चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था, इसलिए गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने इसलिए वापस लिया क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा तरीके से लोगों को ऑपरेस कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर्स कर रहे थे। टॉर्चर आप समझ सकते हो, जिसको इच्छा है उसको जेल में डाल दिया गया, किसी को जूते मतलब वो रोडों पे लाठियों से पीटा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सप्रेस कर रही थी, तो गांधी जी को पता था कि एक साल हो गया है, अब लोग ज्यादा लंबे समय तक इस प्रकार का सप्रेशन नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने वॉइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, एक समझौता साइन किया 5 मार्च 1931 को, और मूवमेंट को वहीं पे रोक दिया। और इस पैक्ट में सिंपल सा है कि गांधी जी ने ये मान लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना एग्री कर लिया उन्होंने कांग्रेस की ओर से। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट किया गया था, जो कि लंदन में हुई थी। तो गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसके बदले में सरकार है वो जितने भी राजनीतिक रूप से जो कैदी थे उन सबको आजाद करने के लिए तैयार हो गई। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो जैसा कि गांधी रूल पैक्ट में था कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने नॉन को इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट किया गया था, और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन चले गए। लेकिन लंदन में जो नेगोशिएशन था वो ब्रेक डाउन हो गया, और उसके बाद वो दोबारा से भारत में आ गए डिसअपॉइंटेड होकर लंदन से। और भारत में आने के बाद उन्होंने दोबारा से 1934 में ओवर ए ईयर द मूवमेंट उन्होंने दोबारा से मूवमेंट को रीलॉन्च किया। लेकिन लास्ट में 1934 में मूवमेंट वो धीरे धीरे अपने मोमेंटम को खो चुका था, यानी कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो इसमें लगभग जीरो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो इसलिए गांधी जी ने लास्टली 1934 में फाइनली इस मूवमेंट को दोबारा से वापस ले लिया। तो एक तरीके से देखिए तो ये मूवमेंट कई फेज में चला है। 1930 में इसकी शुरुआत होती है, 31 में इरविन के साथ गांधी जी का पैक्ट हो जाता है, मूवमेंट समाप्त हो जाता है। गांधी जी लंदन चले जाते हैं, लंदन से वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद वो 33 में दोबारा से मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, और बाद में 34 में मूवमेंट है वो दोबारा से कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सेकंड मूवमेंट है इंडिया में। पहला आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बड़े मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वरना उससे पहले छोटे मूवमेंट है वो चंपारण मूवमेंट आपका, फिर खेड़ा सत्याग्रह, और उसके बाद अहमदाबाद वर्कर्स स्ट्राइक जो मूवमेंट लगातार वहां पे चल रहे हैं। ये आप दिल्ली में जाओगे तो पार्लियामेंट के पास पिक्चर है, ये जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह टाइम जो दांडी मार्च है उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि गांधी जी के साथ टोटल 78 वॉलंटियर्स वर देयर, ये पार्क के अंदर लगी हुई है। ये यहाँ पे गांधी जी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ते हुए वहां पे दांडी के पास समुद्र तट में। ये उस समय की न्यूज हेडलाइंस है, सीज गांधी एडाइज ब्रेकिंग इंडिया लॉ बट लीडर इज फ्री, पुलिस अरेस्ट महात्मा सन एंड 68 फॉलोअर्स वॉयलेटिंग द सोल्ट मोनोपोली। पुलिस ने महात्मा गांधी जी के बेटे और 68 उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको नमक सत्याग्रह नमक मोनोपोली को तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार किया। गांधी जी लीड्स डिफेंस, पिक्स अप सॉल्ट एट डाउन ऑन सैंड, लीडर्स ऑफ अनटचेबल्स डिसाइड टू अपोज हिम, स्ट्राइक रॉयट्स नियर बॉम्बे। तो ये नमक सत्याग्रह से रिलेटेड उस समय की मेन हेडलाइंस थी। ओके फ्रेंड्स,
अगला जो पार्ट है ये गांधी जी का दांडी का पूरा दिखा रखा है कि साबरमती के आश्रम से ये चलते हैं, चलते 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 यहाँ पे दांडी पहुँचते हैं 78 जो लोग थे उनके साथ, और 240 मील की दूरी को तय किया जाता है। रीजंस तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो सिंपल से रीजन है इस मूवमेंट के, पहला साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था 1927 में, इसमें एक भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था। दूसरा रीजन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 को दे सकते हैं कि जो यूएसए में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरुआत हुई उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी हम देखते हैं। और इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से इंडिया में हम देखते हैं कि जो पीजेंट्री क्लास को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि जो फूड क्रॉप्स थी उनकी कीमतें थी वो एकदम से डाउन चली गई थी, और रेवेन्यू अभी भी बहुत ही हाई था, जिसके जिसके कारण लोगों के अंदर एक बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो गांधी जी ने इन सारी चीज़ों को उस समय कैचअप करके इस मूवमेंट को शुरू करने का डिसीजन लिया। हाउ पार्टिसिपेंट्स हो द मूवमेंट। अब उस समय हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहले शहरों में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, फिर गांव में पार्टिसिपेट कैसे किया, फिर प्लांटेशन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट कैसे किया, और ट्राइबल लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा था। तो इन द कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों में रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन दिस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में देखोगे कि कुछ किन लोगों ने, सवाल कई बार ये भी आता है कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है कि देखिए रिच पीजेंट कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, रिच पीजेंट्री कम्युनिटी ने इस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो यदि रिच मूवमेंट पार्टिसिपेट करेगा तो कॉमन जो पीजेंट्री क्लास है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ पे रिच होंगे वहाँ पे पुअर कभी नहीं आएंगे, वो दोनों एक दूसरे के अपोज में रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पहला ऐसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जिसमें कि कॉमन पीपल ने पार्टिसिपेट किया और रिच पीजेंट्री क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिच पीजेंट्स कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया। अब रिच पीजेंट कम्युनिटी ने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण उनको बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो रिच पीजेंट कम्युनिटी स्पेशली जो गुजरात के पाटीदार्स और जो उत्तर प्रदेश के जाट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वर एक्टिव इन द मूवमेंट। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, क्योंकि वो ज़्यादातर कमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन करते थे, वाणिज्यिक फसलें उगाते थे, और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि जो इकोनॉमी जो कमर्शियल क्रॉप्स थी उनकी कीमतें वो लगातार फैलन हो रही थी, उनकी लगातार गिर रही थी। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर, तो इसके कारण उनकी जो कैश इनकम है वो एकदम से समाप्त हो गई। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, तो इसलिए उनके लिए लगभग ये असंभव हो गया कि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड को कैसे फुलफिल करें। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड वाइड स्प्रेड रेजिस्टमेंट, इसलिए वो भी सरकार से चाहते थे कि जो रेवेन्यू डिमांड है उसको कम किया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांगे मान नहीं रही थी। तो इसलिए इस रिच पीजेंट कम्युनिटी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अगला जो मूवमेंट है कि दीज रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसीलिए जो रिच पीजेंट्स थे वो उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो रेवेन्यू डिमांड्स है उनको कम किया जाए। Organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in boycott programs. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. और उनको कोई इसी स्वराज से कोई मतलब नहीं था, सिंपल सा जैसे कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था कि अपने गांव में पहुंच जाएं, इसी प्रकार से रिच पीजेंट्री क्लास के लिए स्वराज का केवल एक ही मीनिंग था कि उनकी जो हाई रेवेन्यू डिमांड्स है गवर्नमेंट की उनको कम कर दिया जाए। द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। अब जो पुअर फार्मर्स थे उनको तो कोई रेवेन्यू डिमांड देना नहीं होता था सरकार को, तो वो इस प्रकार से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस डिमांड को लेकर। तो मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फॉर द लैंडलॉर्ड्स, इनमें से ज़्यादातर लोग तो टेनेट्स थे, किराएदार थे, जो कि लैंडलॉर्ड से किराए पे ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम डाउनफील्ड द स्मॉल टेनेट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट्स, तो जैसे ही जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण कीमतें कम आई तो अब जो छोटे किसान थे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो किस प्रकार से अपनी जमीन की कीमत का पे करें। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, और इसलिए वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनकी इन रेंट को माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ पे लैंडलॉर्ड हैं उनकी डिमांड कुछ और है। लैंडलॉर्ड अब बात करें कि हम तो पहले ही भैया इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण कमर्शियल क्रॉप्स की कीमतें कम हो गई हैं, तो हम तो पहले ही बहुत हार्डली हिट है इस सिस्टम से, अब हम तुम्हारा रेंट कैसे कम कर दें। तो यहाँ पे देख रहे हो कि रिच पीजेंट्री क्लास और पुअर पीजेंट्री क्लास दोनों के जो हित हैं, दोनों की जो आशाएं हैं, दोनों की जो इच्छाएं हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में है। तो इसलिए जहाँ पे एक पार्टिसिपेट करेगा तो दूसरा उस मोमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। They joined a variety of radical movements often led by the socialist and communist.
तो इसलिए जो छोटे किसान थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस समय जो सोशलिस्ट समाजवादी और कम्युनिस्ट जो लोग थे उनके द्वारा जो रेडिकल मूवमेंट चलाए जा रहे थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया छोटे किसानों ने। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. और कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि पहली बार हमारे साथ जो रिच लैंडलॉर्ड्स और बड़े किसान आए हैं इनको नाराज किया जाए, इसलिए कांग्रेस ने कहीं भी जो छोटे किसानों का जो नो रेंट मूवमेंट था उसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए छोटे फार्मर्स हैं उन्होंने कांग्रेस के इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तो इसलिए जो पुअर पीजेंट्स हैं जो कांग्रेस है इसके बीच के जो संबंध है वो हमेशा की तरह ही अनसर्टेन ही रहे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकेम पावरफुल। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन मर्चेंट्स और यहाँ के जो व्यापारी और जो इंडस्ट्रीज थे उनको हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन किया था। तो इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया? वर्कर्स के द्वारा पार्टिसिपेशन हुआ था। पहली हड़ताल मजदूरों के द्वारा हुई थी, रेलवे यूनियन के मजदूरों के द्वारा। तो यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी और जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कंडीशन चेंज हो जाती है, वहाँ पे ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और जब ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो they keen on expanding their business, they now reacted against the colonial policies that restricted the business activities. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये अपने बिजनेस को फैलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके बिजनेस को अब यहाँ पे दोबारा से सीमित कर दिया था जैसे ही वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है। तो इसलिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज हो गए, तो इसलिए इन्होंने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। They wanted protection against the imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. इसलिए वो लोग चाहते थे कि जो फॉरेन से आने वाला गुड्स है उसको कम किया जाए, उसके खिलाफ उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, और साथ ही जो रुपया उस समय इंडिया की करेंसी होती थी और स्टर्लिंग पाउंड है वो ब्रिटेन की करेंसी होती थी। तो जैसे आज होता नहीं 1 रुपए में इतना डॉलर है, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि 1 रुपए में कितना पाउंड होगा। तो वो चाहते हैं कि रुपए और पाउंड का जो फॉरेन एक्सचेंज वाला जो रेशियो है इसको इस प्रकार से तय किया जाए जिससे कि इंडिया में इम्पोर्ट्स उनको डिस्करेज हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। लेकिन सारा का सारा इंपोर्ट तो ब्रिटेन से हो रहा था, तो ब्रिटेन हमेशा इस रेशियो को ऐसा रखती थी जिससे कि बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो जाए और भारत से बाहर जाने वाला सामान हमेशा महंगा रहे, यानी इंपोर्ट इंडिया में सस्ता रहे और एक्सपोर्ट इंडिया में महंगा हो जाए, जिससे यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं मिल रही। टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। एमसीक्यू याद रखिएगा, बिजनेस क्लास ने 1920 में इसकी स्थापना की। उसके बाद उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की इन 1927। ये फिक्की नाम की जो इंस्टीट्यूशन है वो आज भी इंडिया में काम करती है, बजट वगैरह के टाइम भी अपने सुझाव इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। ले बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला, दोनों का नाम याद रखिएगा जिन्होंने ये फिक्की की स्थापना की है। The industries attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज ने शुरुआत में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो उन्होंने जब पहली बार लॉन्च हुआ तो उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन जब 1933 में दोबारा से रीलॉन्च किया गया तो उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। दे गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो इस मूवमेंट के लिए इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने गांधी जी को भैया बहुत सारी वित्तीय सहायता भी दी, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया, रिफ्यूजल टू बाई और सेल इंपोर्टेड गुड्स, साथ ही बाहर से जो इंपोर्टेड गुड्स था उसको खरीदने और बेचने से मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। और ज्यादातर व्यापारियों का जो बिजनेस क्लास थी उसका मानना था कि जब स्वराज आएगा तो स्वराज आने के बाद जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं व्यापार के ऊपर, जो इस प्रकार के प्रतिबंध जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, इन सबको हटा दिया जाएगा और हम सभी स्वतंत्रता के साथ बिना किसी प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर पाएंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के द्वारा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने भाग लिया था, वो फेल हो गई पूरी वार्ता, तो उसके बाद बिजनेस क्लास का धीरे धीरे जोश है वो ठंडा हो गया। They were apprehensive of the spread of militant activity and worried about the prolonged disruptions of the business। अब वो लोग धीरे धीरे समझ गए थे कि भारत में अब जो मूवमेंट है उसको सप्रेस करने के लिए सैनिकों की सहायता ली जाएगी, सैनिक शासन लागू किया जाएगा। तो इससे वो अब लोग धीरे धीरे मूवमेंट से दूर होते चले गए कि इसके कारण हमारे बिजनेस है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एज वेल ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। इसके साथ ही उसमें कांग्रेस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो यंग लीडरशिप थी उसके अंदर समाजवाद की भावना आती जा रही थी, समाजवाद की फीलिंग्स आती रहती।
तो इस समाजवाद की भावना से भी ये लीडरशिप जो बिजनेस क्लास की वो डर रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अपनी एक दूरी कायम कर ली। समाजवाद सिंपल से यदि देखो तो समाजवाद जो सिस्टम उसमें ये माना जाता है कि सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज का सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो इस जिससे कि अमीर और गरीब के बीच की दूरियां उनको कम किया जा सके। तो इस प्रकार की जो विचारधारा थी, इससे ये बिजनेस क्लास बहुत ही दुखी थे, बहुत ही नाराज हो रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बाद में जाकर कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने सेकंड फेज था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देख रहे हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत ही वर्किंग क्लास के द्वारा होती है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो सिंपल सा जैसा हमने डिस्कस किया कि ये दोनों इसके पोजीशन थी, वर्किंग क्लास पार्टिसिपेट करेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे, और यदि आपकी बिजनेस क्लास आएगी तो वर्किंग क्लास नहीं आएगी। एक्सेप्ट नागपुर रीजन को छोड़कर कहीं भी कामगारों ने इस मूवमेंट में भाग नहीं लिया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलोन। जैसे ही जो व्यापारी थे वो कांग्रेस के पास आते गए, वर्कर्स लोग हैं कांग्रेस से दूर होते चले गए। ये वही कहानी की जैसे ही मतलब अमीर किसानों ने यदि पार्टिसिपेट किया तो गरीब किसानों ने अपने आप को उससे दूर कर लिया। तो इसी प्रकार से जब जो व्यापारी लोगों ने यदि मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो वर्कर्स ने इस मूवमेंट से अपने आप को दूर कर लिया। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. भारत के इतिहास में पहली बार महिलाओं की इतने बड़े लेवल पे हम पार्टिसिपेशन देख सकते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि यहाँ पे महिलाओं की पहली बार एक बड़े स्केल पे मूवमेंट में भागीदारी दिख रही है। ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान थाउजेंड्स ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स। हजारों की संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली उन्हें सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने जो सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट मार्च थे उन्हें पार्टिसिपेट किया। मैन्युफैक्चर सॉल्ट, नमक का निर्माण करके नमक कानून तोड़े। एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, और जो विदेशी कपड़े और जो शराब की दुकानें हैं उनके ऊपर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। तो इस प्रकार से पहली बार महिलाओं ने एक बड़े लार्ज स्केल पे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। अब ये कि लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या उसमें कमियां रह गई थी। तो पहला जो लिमिटेशन हम मानते हैं वो है कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, कि सारे के सारे सोशल ग्रुप हैं वो जो स्वराज का एक जो आइडिया था उसको समझ नहीं पा रहे थे। हमने जैसा बात की कि इंडस्ट्रियल क्लास है उसके लिए स्वराज का मीनिंग है कि सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। जो बड़े बड़े किसान थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग सिंपल सा ये था कि हमारा जो टैक्सेशन है, जो रेवेन्यू है वो कम कर दिया जाएगा। जो छोटे किसानों के लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनको रेंट से फ्री कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्वराज का जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है वो सब लोगों के लिए अलग अलग था। वो तो जिसके कारण जो मूवमेंट का जो मेन इश्यू था उसका कॉन्सेप्ट सबके लिए जब अलग अलग हो गया तो इसीलिए सब लोग अपने आप को उस प्रकार से यूनाइट नहीं रख पाए। One such group was the nation's untouchables who from around of 1930s had begun to call themselves Dalit और oppressed। इसके साथ ही सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो कि अनटचेबल के रूप में जिसको हम जानते हैं, उन्होंने 1930 के बाद से अपने आप को दलित और ऑपरेसिव ग्रुप के रूप में अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। For long the Congress has ignored the Dalits for fear of offending the Santanis and the conservative high Hindu class। लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों को अपने आप से मतलब एक तरह से उनको कांग्रेस के सिस्टम में उन्हें इग्नोर किया गया, क्योंकि कांग्रेस की शुरुआती यदि लीडरशिप आप देखोगे तो शुरुआती लीडरशिप में या तो सनातनी हिंदू हैं या फिर जो हाई कास्ट हिंदूज हैं जो कंजर्वेटिव क्लास से आते हैं, उनका कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर लगातार कब्जा रहा है, जिसके कारण दलितों को कभी भी कांग्रेस के अंदर वो जगह वो पोजीशन नहीं दी गई है। और 1930 तक आते आते जो स्पेशली भीमराव अंबेडकर के आने के बाद दलितों ने अपने आप को एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। बट महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर ए 100 years if untouchability was not eliminated। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने अपने जो कांग्रेस फेलोमैन है उनके सामने गांधी जी ने ये अपनी बातें रखी कि हमारा स्वराज तब तक नहीं आ सकता, हम तब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और इस 1000 सालों तक स्वराज नहीं आएगा यदि हमने इस अनटचेबिलिटी को, इस छुआछूत को सोसाइटी से समाप्त नहीं किया। इसी के लिए गांधी जी ने अनटचेबल्स थे उनको गांधी जी ने एक नया नाम दिया हरिजन। एमसीक्यू में याद रखिएगा, अनटचेबल्स के लिए गांधी जी एक नया नाम लेके हरिजन, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान की संतान। एंड ही आल्सो ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स। मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने उनके लिए सत्याग्रह भी आयोजित किया।
इस साथ ही उन्होंने उनका एक्सेस टू पब्लिक वेल, जो सार्वजनिक कुएं हैं वहां तक उनका एक्सेस सिक्योर करवाया, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स। तो गांधी जी ने ये सारे एफर्ट किए ताकि कि जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित्स हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदुइज्म में इंक्लूड किया जा सके। He himself claimed toilets to dignify the work of the Bengi, the sweepers। लोगों के सामने गांधी जी हमेशा एग्जाम्पल सेट करते थे, तो लोगों के सामने उन्होंने बैंगी या जो स्वीपर होते हैं उसके काम को डिग्निफाई करने के लिए वो अपने टॉयलेट्स को खुद क्लीन करते थे। एंड परसुएडेड अपर क्लास टू चेंज देयर हर्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। और साथ ही उन्होंने जो अपर कास्ट की सोसाइटी, हिंदुओं में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको उन्होंने लगातार ये एफर्ट किया कि वो अपने हृदय में परिवर्तन लेके आए और जो एक छुआछूत की बीमारी है उसको अपने सोसाइटी से भगाने का काम करें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। दोनों याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बनी? 1930 में। किसने एस्टेब्लिश की? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्लैश विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर दलित्स। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसका आयोजन लंदन में किया गया था, यहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक क्लेश होता है। और क्लेश का रीजन होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड करते हैं, जबकि गांधी जी उसका अपोज करते हैं। तो इसके विरोध में गांधी जी बिगेन ए फास्ट एंड टू डेथ। गांधी जी आमरण अनशन की शुरुआत करते हैं। He believed that separate electrodes for Dalits would slow down the process of their integration in society। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि दलित्स को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दे दिए गए तो हिंदू सोसाइटी में उनका जो इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है जिसका वो प्रयास कर रहे थे वो फिर कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपना एंड टू डेथ के नाम से एक फास्ट की शुरुआत की। पूना के यरोदा जेल में थे तब गांधी जी। उसके बाद अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। उसके बाद गांधी जी के आमरण अनशन को देखते हुए अम्बेडकर साहब ने गांधी जी की बातों को एक्सेप्ट कर लिया और गांधी और अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में पूना में एक समझौता होता है जिसे कि पूना पैक्ट के नाम से हिस्ट्री में जानते हैं। अब इस पूना पैक्ट में क्या डिसीजन लिया गया? सब जो डिसीजन था वो इस प्रकार था। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित्स थे उनको लेटर टू बी नोन एज ए शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में एससी के नाम से रखा गया है, शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से रखा गया है। Reserved seat in provincial and central legislative council, but they were to be voted by the general electorates। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड वो अम्बेडकर के द्वारा छोड़ देगी और कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो प्रोविंशियल यानी जो स्टेट्स के जो इलेक्शन है, साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं वहां पर इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। साथ ही जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसका बेसिक सा रीजन ये है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम खिलाफत की इश्यू को बिना किसी सॉल्यूशन के गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया, इसलिए मुस्लिम्स के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स लेफ्ट एलिएनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस से अब अलग हो चुका था, जिसके कारण मुस्लिम्स की भी कोई बड़ी भागीदारी इस मूवमेंट में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला है कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्स्ड। अब ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये यानी कि पहली बार कोई एफर्ट नहीं किया, वो 1927 में भी उन्होंने एफर्ट किया था कि वो दोनों अपना एक अलायंस बनाए, अपना एक गठबंधन बनाए, लेकिन 1927 के इन एफर्ट्स को भी बाद में फुलफिल नहीं किया जा सका। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। और दोनों के बीच में डिफरेंस का मुद्दा ये था कि फ्यूचर में जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड रूप से जब इलेक्शंस होंगे तो उनमें रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया जाए। मुस्लिम्स का लगातार ये मानना था कि उन पॉपुलेशन में उनकी हिस्सेदारी कम है तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए मुस्लिम जो लीडर्स थे वो इसके ऊपर एश्योरेंस चाहते थे कि फ्यूचर में जब इलेक्शंस के बेस पे जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके बारे में कांग्रेस का क्या मानना है। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मुस्लिम लीडर्स में जो कि मोहम्मद अली जिन्ना फेमस थे, उनकी लीडरशिप में मुस्लिम लीग अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार थी। If Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in the proportion of population in the Muslim-dominated provinces Bengal and Punjab।
तो मुस्लिम लीग की सिंपल सी डिमांड एक ही थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें हमें रिजर्वेशन दिया जाए जैसा कि दलितों को दिया गया बाद में। साथ ही जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं बंगाल और पंजाब के, वहां पे उन्हें उतनी सीट्स उनके लिए छोड़ दी जाए जितना कि उनकी पॉपुलेशन में उनका प्रपोर्शन है, यानी जनसंख्या में उनका जो अनुपात है उस अनुपात में उन्हें वो सीट वहां पे दे दी जाए। सिंपल सी दो डिमांड थी और इसके बदले में वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और हर प्रकार की डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जो नेगोशिएशन है, जो आपस में जो विचार विमर्श है, वो नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इस प्रकार के नेगोशिएशन चल रहे थे। उसके बाद 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें कि ये सारी की सारी आशाएं धूमिल हो गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग के इस प्रकार से अपने मुद्दों को छोड़कर एक होने की, क्योंकि वहां पे वेन मिस्टर M.R. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि 1928 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर हिंदू महासभा के मिस्टर M.R. जयकर मुस्लिम्स के साथ किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज करने के एकदम से स्ट्रांगली उन्होंने इसका अपोज किया, उसका विरोध किया। उसके बाद मुस्लिम लीग की पाथ अलग हो गया, कांग्रेस का पाथ अलग हो गया। यह आपका पुनः पैक्ट समझौता जो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच हुआ। अब जो फाइनल टॉपिक हमारा बचा है चैप्टर का द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का सेंस कैसे डेवलप होता है। देखिए सिंपल सा देखें तो उस समय हर व्यक्ति अपने आप को, एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने ज्यादा नहीं थे, तो किस प्रकार से लोगों ने अपने आप को एक नेशन के रूप में कनेक्ट किया होगा। क्योंकि उस समय बंगाल में नॉर्मली उस समय के बारे में सोच के देखिए आज से 200 ईयर्स 300 ईयर्स पहले की लोग अपने गांव में रहने वाला व्यक्ति मुश्किल से कभी बाहर गया होगा। उसने गांव में पैदा हुआ, गांव में पूरी जिंदगी बिता के गांव में उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ना उस समय इस प्रकार कम्युनिकेशन सिस्टम थे, ना ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ना ऐसी लिटरेसी थी, ना लोगों के पास आवागमन के इतने सारे साधन थे। तो किस प्रकार से लोगों ने अपने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को एक्सेप्ट किया हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई होगी। तो इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी रेलवे का, और रेलवे के साथ साथ जो लिटरेचर इंडिया में आया, स्पेशली बंगाल से जिस लिटरेचर की शुरुआत हुई उसने लोगों को एक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, कि राष्ट्रवाद तब फैलता है जब एक जगह रहने वाले लोगों को, अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले लोगों को भरोसा होता है कि वो एक ही नेशन का भाग है। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, साथ ही वो कुछ ऐसी चीजों को भी खोज लेते हैं जो कि उन्हें आपस में एक दूसरे को बांधती है। अब देखिए आज भी हम नेशनलिज्म, हम इंडियंस हैं, तो एक सिस्टम है कि वी ऑल आर इंडियंस। साथ ही हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जो हमें एक दूसरे से यूनाइट करते हैं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, हमारा नेशनल एंथम हो गया, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हो गए, सिंबल्स हो गए। तो ये सब हमें एक यूनिटी में बांटने का काम करते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस केम पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, जो हम आपस में जो मिलजुल कर जो संघर्ष कर रहे थे, इससे कुछ ही मामलों में हमारी कलेक्टिवनेस बन रही थी, बल्कि जो दूसरे कल्चरल फैक्टर हैं वो इसमें ज्यादा रोल अदा करते हैं। बट देयर वर ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, ये दूसरे जो कल्चरल जो प्रोसेस थी इसके द्वारा लोग अपने अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे थे अपने नेशन को लेकर, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रोवोक करने में। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड ए पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म सब जुड़े हुए, हमारा सबका इतिहास एक है, हम सबका इतिहास से रिलेटेड फिक्शन से एक है, हमारे जो आपसी जो गाने हैं, कहानियां हैं, वो सारी हमारी एक है, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स। तो इस प्रकार के सिंबल्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा एक इस प्रकार की फीलिंग, इमेजिनेशन क्रिएट किया गया जिससे कि सारे लोग उस पर्टिकुलर चीज को अपना नेशन समझें, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया जा सके। तो इसी प्रकार की फिगर, इस प्रकार की फिगर पूरे देश की हर पार्ट में फैल जाती थी। जो बाल गंगाधर तिलक साहब की फिगर है जो कि महाराष्ट्र से थे, ये भारत माता की फिगर है। भारत माता की फिगर हम देखें तो द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन ए फिगर और इमेज, जैसा कि हमने 9th में देखा था कि जो ज्यादातर जो नेशंस को एक फीमेल फिगर के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई यूरोपियन कंट्रीज में भी, तो इसी प्रकार से भारत में भारत माता को एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो फिगर होती है, दीज क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, और इस प्रकार की फिगर को आइडेंटिफाई करते हुए लोग अपने आप को एक नेशन से जोड़ने का एफर्ट करते हैं। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता।
ये 20वीं शताब्दी में जाके हो पाया कि लोग अपने आप को भारत माता के साथ लोगों ने अपने आइडेंटिफाई किया, लोगों ने उसको कनेक्ट किया। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो भारत माता की इमेज थी वो सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी एमसीक्यू के लिए। इन 1970s ही रोट द वंदे मातरम एज ही हाइम टू द मदरलैंड। मातृभूमि की प्रशंसा में उन्होंने 1870 में वंदे मातरम के नाम से एक पूरा एक उपन्यास लिखा है। लेटर इट वाज इन्फ्लुएंस्ड इन हिज नोवेल आनंद मठ, जिसको कि बाद में उन्होंने अपना जो नोवेल आनंद मठ उसमें शामिल कर लिया है। एंड वाइडली सेंग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और बंगाल में जो कि 1915 में जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उसमें इसे बहुत अच्छी तरीके से गाया जाता था वंदे मातरम के गाने को। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। और स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, उन्होंने भारत माता की अपनी फेमस पेंटिंग को बनाया है, जो कि इस प्रकार से आप देखोगे। The ideas of nationalism also developed through a movement of reviving इंडियन फोल्कलोर। साथ ही जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो हमारे जो पुराने फोल्कलोर है, पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं उनसे भी डेवलप होता है। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोल्क टेल्स संग बाय द बर्ड्स एंड दे ट्यूड विलेजेस टुगेदर फोल्क सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। इसलिए लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने भारत के अलग अलग पार्ट्स में जाकर जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोक परंपरा की कहानियां फैली हुई थी, वो जो वहां पे जो सूद पुरोहित गाते रहते थे, उन सबको कलेक्ट करना शुरू किया। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड myths and laid the movement for folk revival. In Madras, Natela Sastry published a massive 4-volume collection of the Tamil folk tales, the folklore of southern India. तो यह एमसीक्यू याद रखिएगा, मद्रास के अंदर नटेला शास्त्री ने तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड जो वहाँ के लोक परंपराओं से रिलेटेड जो कहानियां थी उनको 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने दिया दी फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characters. और उनका ये मानना था कि जो हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक कहानियां हैं, यही हमारी ये पूरे देश का लिटरेचर इनको माना जाना चाहिए और ये हमारे देश के लोगों को समझने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ए ट्राइकलर फ्लैग। स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था बंगाल में तो उस समय एक ट्राइकलर फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, जो कि रेड, ग्रीन और येलो से बना हुआ था। और इसके अंदर इट हैज 8 लोटस, इसके अंदर 8 कमल थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश भारत के 8 जो प्रांत थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। एंड ए कंस्टेंट मून, और एक आधा चंद्रमा था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू और मुस्लिम्स, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। बाय 1921 में गांधी जी ने दोबारा से स्वराज का एक फ्लैग डिजाइन किया है और ये कैसा था, इट वाज अलाइन ए ट्राइकलर, जिसमें इसमें भी 3 रंग थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, जो आज के हमारे फ्लैग के अंदर है, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, वो 3 कलर थे इसमें। एंड हैव ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और जिसके बीच के अंदर एक स्पिनिंग व्हील होता था, जो कि एक चरखे का निशान होता था, जो कि रिप्रेजेंट करता था गांधी जी का आइडिया सेल्फ हेल्प, कि हमें अपनी सहायता स्वयं करनी है। आजादी के बाद भी ये झंडा रखा गया, जिसमें कि बीच में चरखे की जगह पे हमने व्हील का निशान डाल दिया। Another means of creating a feeling of nationalism was through the reinterpretation of history। साथ ही इतिहास का दोबारा से रीइंटरप्रिटेशन किया गया। These nationalist stories urge the readers to take pride in the Indian history achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। इसमें इतिहासकारों ने पढ़ने वालों से ये बार बार अर्ज किया, बार बार ये मांग की कि अपने पास्ट के ऊपर गौरव करना सीखो कि हमारा जो पुराना हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री वो हमारा इतना गौरवशाली रहा है और हमें आज उसी हिस्ट्री से प्रेरणा लेते हुए ब्रिटिश रूल को समाप्त करना है। तो ओके फ्रेंड्स, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब भी आप लाइव क्लास लें तो कुछ भी मिस ना करें, सब कुछ आपका अप टू डेट रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।